नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। और जिस बात को लेकर के लगातार मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था कि जयंत चौधरी कभी भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन को दांव दे सकते हैं, और लगभग वैसा ही हुआ। और कल जयंत चौधरी ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया कि वो अब एनडीए का हिस्सा होंगे, यानी अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके विरोध में राष्ट्रीय लोक दल लगातार बयान जारी कर रही थी, बीते कई वर्षों से वो समाजवादी पार्टी के साथ चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की पक्की दोस्ती है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों पक्के दोस्त हैं। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो या उसके बाद किसानों का मुद्दा रहा हो, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करती रही। लेकिन अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी राष्ट्रीय लोकदल। कहा यह जा रहा है कि लगातार काफी प्रयास करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए, कांग्रेस के साथ रहते हुए राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पाने में नाकामयाब रही। इस बार उसकी इच्छा थी कि उसके पास भी, उसके खाते में भी कुछ लोकसभा सीटें आनी चाहिए, और इस बात को लेकर के दोनों के बीच समझौता भी हुआ। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही 7 सीटें ऑफर कर दी थी, लेकिन बाद में यह कहा गया कि चूंकि समाजवादी पार्टी अब एक विस्तारवादी सोच के तहत अपने कैंडिडेट्स को लड़ाना चाहती थी, सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का, और यहीं से बात बिगड़ना शुरू हुई। इसमें, इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के बाद एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जोर का झटका दिया, लेकिन धीरे से दिया। तो आने वाले वक्त में किस तरीके के सियासी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, और इन सबके बीच एक बात बेहद अहम और ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको पूर्वांचल से शुरू होकर के और अवध के रास्ते से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाना था, अब वो बुंदेलखंड की तरफ से घूम के वहीं से मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन हिस्सों में उसको जाना था, अब वो वहां पर नहीं जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा हो गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इतना बड़ा जनाधार नहीं। हालांकि यूपी जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त यह यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। तो आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, आपका परिचय करवा देते हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी, कुंवर सिंह निषाद साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और रजनीकांत मिश्रा जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मनोज यादव जी, जिस राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती थी और कहती थी कि राष्ट्रीय लोकदल से उसका गठबंधन पारंपरिक है, और अखिलेश जी कहा करते थे कि जयंत चौधरी उनके पक्के दोस्त हैं, तो अब ये मान लिया जाए कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई विचारधारा का तालमेल नहीं, विचारधाराएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में कभी कुछ चीज स्थिर नहीं रहती, और अगर राजनीति में कुछ स्थिर रहता है तो वो है उसकी विचारधारा। वो फिर चाहे लेफ्टिस्ट की हो, राइटिस्ट की हो, समाजवादी की हो, या किसी और विचारधारा के मानने वाले हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्थायित्व रखती है, बाकी सब कुछ चलायमान है और बदलायमान है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मोटा मोटा अगर आप पूरा आंकड़ा निकालेंगे तो समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन ने कुछ दिया नहीं है, बनस्पत इसके कि सिवाय उसने लिया हो हमसे। बहन जी जीरो थी, कोई भी सांसद नहीं था, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, 10 सांसद पा गए। आरएलडी थी विधानसभा में, जो एक था भी तो चला गया था बीजेपी में, शून्य, 9 विधायक हो गए। समाजवादी पार्टी लोकसभा में आरएलडी शून्य थी, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने 1 राज्यसभा दिया। तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दलों से, घटक दलों से कुछ हासिल नहीं किया सिवाय देने के। तो हमको बहुत ज्यादा कोई इस बात का दुख नहीं है, और पश्चाताप तब होता कि हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, तब तो जरूर दुख होता। हमने शून्य से शिखर तक, शिखर मतलब 10वां नंबर, 10 तक पहुंचा हम समाजवादी लोगों को, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन दुख आज हुआ, और मानस जी इतना दर्द हुआ मुझे, और इसलिए हुआ दर्द कि
कैसे बड़ी बड़ी कीलें, कैसे बुलडोज ना होने वाली दीवारें, और कैसे आंसू गैस के गोले, और कैसे किसानों के सीने पे चलने वाली गोली। सब इसीलिए चल गए क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को तो पता है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमने बैलेंस कर लिया, भारत रत्न दे दिया, कुछ सीटें दे दी और बस हो गया। अब तो किसानों के सीने पे चाहे गोली चलाओ और चाहे कट्टा चलाओ, चाहे गोले दागो और चाहे जो कुछ करो। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इसीलिए जानी जाती है कि लोगों को मैनेज करके आम जनमानस के अधिकारों को खत्म कर दो। मैं तो बधाई देते हुए कहूंगा, किसानों की एमएसपी लड़ाई जरूर आरएलडी लड़ेगी, और किसानों की शहादत का बदला भी आरएलडी बीजेपी में जाके लेगी, क्योंकि 750 किसान मरना मुझे नहीं लगता है कि किसी देश में कभी कहीं मरे होंगे, किसी आंदोलन में किसी इतनी बड़ी तादाद में किसान शहीद हुए होंगे। इन सब का बदला आरएलडी बीजेपी में रह के जरूर लेगी। वोट देंगे तो बदला भी तो लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को मुफ्त बिजली, किसानों को उनकी खाद का दाम कम और बोरी 50 किलो, जितनी भी समस्याएं हैं गन्ने से लेके सब कुछ, उन सारी चीजों पे मानस जी आरएलडी लड़ती हुई नजर आएगी। हम अपनी अग्रिम बधाई देते हैं, लेकिन आज का परिदृश्य देख के मुझे पता चल गया कि आरएलडी को क्यों नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने एनडीए गठबंधन में लिया है। सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि किसानों की कॉल हो चुकी थी। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली पे चढ़ाई थी, और वो अपनी उस चढ़ाई को कैसे डिफेंड करते उसके रियलिटी को लेके गए। ना कोई समाजवादी पार्टी से मनमुटाव है, ना समाजवादी पार्टी से किसी तरीके का कोई बात थी। हमने 7 सीटें दी थी, कोई बदलाव की बात होती तो वो बैठ के हो सकती थी। ये समाजवादी पार्टी इस बात के लिए रंच मात्र दोषी नहीं है। अब हो सकता है डील कोई तगड़ी वाली हुई हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं जी। चलिए रजनीकांत जी, सीधे आपके पास आते हैं। रजनीकांत जी, रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ तो अब आपको नहीं लगता कि किसानों पर अत्याचार हो रहा था या किसानों की मौत हुई, किसान आंदोलन जिसको आप जायज ठहराते थे, वो सारी बातें आप भूल गए हैं अब आप? नहीं नहीं, आपको देखिए, हम किसानों को क्यों भूलेंगे, और किसानों के साथ आरएलडी हमेशा हमेशा खड़ा है। जैसे मनोज जी ने कहा कि बदला, ये बदला नहीं है, हम उनके काम को करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि आपने हमको शिखर से 10 तक ऊंचाई पर पहुंचाया, देखिए ये बातें पुरानी हैं। हमने बहुत कुछ समझौते में, मैं इनको सभी ने छोड़ दिया, राजभर जी ने छोड़ दिया, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं गठबंधन धर्म निभाता रहा। आप हमको 7 सीटें देंगे, 4 अपने प्रत्याशी देंगे। विधानसभा में भी आपने यही किया। मनोज जी मेरी बात सुन लीजिएगा, आप मेरे साथी हैं, बात मेरी सुन लीजिएगा। विधानसभा में यही हुआ, लोकसभा में भी यही होने जा रहा है। आप ऐसे ऐसे लोगों का नाम दे जो मेरे 250 से 2017 में 250 से हारे हुए प्रत्याशी को मैं विधानसभा 2022 में नहीं लगा पाया। तो इस तरह की बातों को बहुत दिन से ये चल हो रहा था, और ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग थी, और ये भी नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में उठाया गया, सोचा समझिए उठाया गया। इसी में उन्होंने स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह को, जो भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, तो स्वामीनाथन जी की ही मांग है एमएसपी की। तो हम भाजपा के साथ रह के इन सारी मांगों पर अपना दबाव बनाएंगे, और ये सारी चीजें जो किसान के मुद्दे हैं उसको आगे करेंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात है, तो बड़ा दुखी होके ये फैसला हमारे नेता ने लिया। चलिए कुंवर सिंह निषाद जी के पास चलते हैं। निषाद साहब, ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब जयंत चौधरी तो एनडीए का हिस्सा हो गए, तो इसलिए बहुत जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहां पर आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि आप वहां पर सीटें जीतने की स्थिति में आ जाए, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को फिर से उसका रूट तैयार किया गया, और उसमें अब लखनऊ से उन्नाव होते हुए और उसके बाद झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। तो ये यात्रा में जो कटौती हुई है, जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपने गायब कर दिया, क्या वो जयंत चौधरी के एनडीए में जाने का इम्पैक्ट है? आदरणीय मनीष जी, ये चर्चा इसलिए 2 दिनों से बड़े जोरों पर है। शायद आपके संज्ञान में भी आया होगा और पब्लिक डोमेन में ये चर्चा है
कि भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी हो सके चुनाव कराने के मूड में है। कांग्रेस ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में यात्रा का समय कम किया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक सभी जो बाकी के स्टेट हैं, सभी में यात्रा का समय थोड़ा थोड़ा कम किया जाना है। और क्योंकि हमको चुनावों की तैयारी करनी। चलिए, कुंवर सिंह निषाद साहब से संपर्क टूट गया है। मनीष अग्रवाल जी, आपके पास आते हैं। बदले हुए हालातों में क्या लग रहा है आपको कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा का रुख किस तरफ होगा? क्या लोग इस बात के लिए रजामंद हो जाएंगे कि अभी तक जो कुछ भी राष्ट्रीय लोकदल कहता रहा इंडिया गठबंधन में रहते हुए, अब वो जब एनडीए के पाले में खड़े हुए नजर आएंगे तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? आपको लगता है कि वहां पर इंडिया गठबंधन अभी भी कुछ कर पाने की स्थिति में है? अनम्यूट कर दीजिए मनीष अग्रवाल जी, अनम्यूट कर दीजिए। मानस जी, मुझे लगता है भाजपा की ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजर रही है वहां पे वो जो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं उनको वो मैनेज कर रहे हैं। जैसे यूपी में उन्होंने आरएलडी से मैनेज करा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी जो है वो कांग्रेस से बाहर आ गए हैं और लगता है कि वो भी भाजपा का ही दामन थानेंगे। तो विपक्ष को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हमारे पार्टनर्स हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने सारी चीजें जो अखिलेश जी के लिए अच्छे से अच्छा कर सकते थे, जयंत जी के लिए वो उन्होंने करी, मायावती के लिए उन्होंने करी, लेकिन ये कोलिशंस वर्क नहीं हो पा रहे हैं। और आज लगता है इस समय ऐसा है कि इस समय कोलिशन पॉलिटिक्स ही आगे चलेगी। भाजपा को इसका फायदा पश्चिमी यूपी में भी होगा और इसका फायदा हरियाणा में भी होगा, कुछ फायदा इसका पंजाब में भी हो सकता है। तो इसलिए जो उनकी लार्जर स्ट्रैटेजी है वो है कि पूरे भारत में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और जहां जहां हमें कुछ भी वोट का फायदा हो सके उसे हम साथ लेके चले। और विपक्ष के पास से जो लोग कम होते जा रहे हैं वो वोट्स का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही राष्ट्रीय लोकदल का वोट था, राष्ट्रीय लोकदल का वोट कुछ राजस्थान में भी था। जैसे अभी जयंत जी चुनाव में राजस्थान में कोलैबोरेशन करना चाहते थे, कुछ इनका वोट हरियाणा में भी होगा। तो विपक्ष को ये देखना होगा कि हमारे जो छोटी पार्टियां हैं वो सीट में कितना तब्दील होंगे वो चीज अलग है, लेकिन वोट बैंक उनसे हमें कितना मिलेगा, कहाँ कहाँ ऐसी सीटें हैं जहां पे हम और मजबूती से लड़ पाएंगे। जीतना एक प्राथमिकता है लेकिन मजबूती से सामने खड़े भी होना है। जैसे आपने देखा होगा अभी आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें कुछ सीटें दी गई लेकिन ये बताया गया कि वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इनके टिकट से लड़ेंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट अगर पहले हो जाते तो पहले इस चीज की फीडबैक से पता चल जाता क्या हो रहा है। अब तो ये लग रहा है कि विपक्ष के हाथ से चुनाव फिसलता जा रहा है, जैसा कि कोलैबोरेशन रोज रोज नई नई सूचनाएं मिल रही हैं। और मुझे लगता है अभी कुछ और राजनीतिक बड़ी सूचनाएं आना बाकी है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो चाहे वो साउथ से हो। तो उन जब सारी सूचनाओं का समीकरण जोड़ के आएगा और उसके बाद जब भाजपा अपनी एक लिस्ट लेके आएगी चुनाव की तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। और विपक्ष के पास अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है, ना उनके पास अभी सीट्स पे कैंडिडेट है ना डिक्लेरेशन है। मैं बार बार हर डिबेट में कहता हूं अभी कोई प्रोग्राम और एजेंडा भी नहीं है। बीजेपी ने किसानों के लिए अच्छा नहीं करा ये माना जा सकता है, लेकिन इन लोग के पास क्या एजेंडा है कि ये किसानों के लिए और क्या अच्छा करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना मुझे लगता है एक फिजिबल उपाय नहीं है, चाहे देश में कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। आप किसी भी सरकार को ये बता सकते हैं कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या नीति है, इसमें से क्या चीजें इंप्लीमेंट करी जाए क्या नहीं करी जाए, लेकिन सरकार को आदेश देना मुझे लगता है किसी भी तरीके से किसी भी सरकार के लिए फिजिबल नहीं है। तो एमएसपी की गारंटी के अलावा और सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ था, हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो खबरें आ रही हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही अधिसूचना जारी हो सकती है चुनाव की तरफ से, यानी देश आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे में अब वक्त बहुत कम बचा है विपक्ष के पास, क्योंकि बीजेपी काफी लंबे समय से तैयारी कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी सारी चीजें तय होकर के और कैंडिडेट्स को अनाउंस करके उनको उनकी सीट पर भेज पाना क्या संभव हो पाएगा? मानस जी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही 19 में चुनाव खत्म हुआ था विपक्ष को ये मालूम था कि हमें 24 में चुनाव लड़ना है।
जब 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो मीटिंगें हो रही थी उस दौर में ये मालूम था कि फेब में नहीं, मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल में तो होगा ही ना, वो चीज आनी तो थी। तो क्यों हम उसकी लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं? अगर कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए होते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता, तो आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको जनता को ये जवाब देना पड़ता कि उन्हें टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, उनका एजेंडा माना नहीं गया, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। आज तो वो कह रहे हैं ये भी एक कारण है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या टिकट देंगे, क्या सीट देंगे, क्या लड़वाएंगे। चुनाव इनएविटेबल है, 24 के बाद ही हमें मालूम है कि फिर 29 में चुनाव होंगे। तो अगर जैसे भाजपा तैयारी करती है, आपको इसको 5 साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग से नहीं जा सकते इन चुनावों में, क्योंकि ये चुनाव अब इतने आसान नहीं रह गए। आप उस पार्टी से लड़ रहे हो जिसके पास 11 करोड़ लोग एनरोल्ड हैं, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। तो आपको उन चीजों को, राम मंदिर का उद्घाटन होना था 22 तारीख को, ये बहुत पहले से मालूम था। तो उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी प्लानिंग, आज भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब और दिल्ली हम अकेले लड़ेंगे। तो फिर और कहां उसके पास कुछ है ऐसा जिससे आप कोलैबोरेट कर सके? अशोक चौहान जी एक दिन पहले तक मीटिंग में थे, सीट्स के डिस्कशन में थे, और अगले दिन वो रिजाइन कर देते हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज पे अब बहुत लेट है वर्किंग करना, और खासकर जनता तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि आपका बेस का कैडर डेवलप होना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि हम क्या ऐसा करेंगे जो ये नहीं कर पा रहे, वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अभी यही क्लियर नहीं है कि हम करेंगे क्या, किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे। जी, कुंवर सिंह निषाद साहब, ये बात सही है कि बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी। अभी तक कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, कोई आपका कोई संकल्प पत्र, कोई घोषणा पत्र नहीं, कैंडिडेट्स को अभी आपने डिसाइड नहीं किए। यहाँ तक कि अभी किन किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी सीटें सपा के खाते में जाएंगी, कौन सी सीटें आपके खाते में आएंगी, तमाम चीजें भी तय होना बाकी है। और चुनाव आप देख रहे बिल्कुल करीब आ गया है, तो ऐसे में लगता नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं? नहीं, देखिए, हम पूरी तैयारी से हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमने किसानों की समस्या उठाई, हमने महिलाओं की समस्या उठाई, युवाओं की समस्या को उठाया, बेरोजगारी की समस्या इस देश में बहुत है, उसको उठाया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इस देश का मोदी मीडिया इस चीजों को न तो देख पा रहा है, न कह पा रहा है, न सुन पा रहा है। यहाँ पर परेशानी है। हमारी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन तय है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं, किसानों की इस देश में आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। इस देश का प्रधानमंत्री किसानों के रास्ते में कील ठोकने का काम करता है, बैरिकेटिंग लगाने का काम करता है, ड्रोन से आंसू बम गिराने का काम करता है। इस देश में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जो पार्टी दावा करती थी कि हम किसानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, लेकिन वो सीबीआई के कारण, ईडी के कारण, सीडी के कारण, आईटी के कारण, पैसा, पुलिस पावर के कारण वो लोग सरेंडर कर देते हैं। कोई पुरस्कार के कारण सरेंडर कर देता है, कोई समझौता कर लेता है। तो ये आज के देश में स्थिति आन पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी होती तो उनको क्यों चवन्नी अठन्नी की जरूरत पड़ती? कहीं चवन्नी को चाय में डुबाने से उसकी कीमत अठन्नी नहीं बन जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम भी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस देश में धार्मिक मुद्दों को भड़काकर, भावनात्मक मुद्दों को भड़काकर और अपने किए हुए वादों से मुकर कर उनको जवाब न देना पड़े। एक बात आज मुझसे किसी ने कही थी, मैं बैठा था, कि हिटलर बहुत क्रूर शासक था लेकिन बहुत डरपोक था। उसके अगर गुण किसी के अंदर झलकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासक है उनके अंदर झलकते हैं। वो जवाब नहीं देना चाहते, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, इस देश के लोगों को किए हुए वादों से जवाब नहीं देना चाहते। 2 करोड़ नौकरी कहां गई? प्रतिवर्ष देने वाले थे, 15 लाख रुपए देने वाले थे, कहां गए? काला धन कहां गया? इस देश में किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, कहां गई दुगनी आय? उल्टा हुआ, किसानों के सामने समस्याएं खड़ी की गई, किसानों के रास्ते में कील ठोकी गई। किसानों की जो आमदनी दुगनी न कर सके, लेकिन किसानों की लागत दुगनी कर दी। किसानों का यूरिया दुगना हो गया, किसानों का डीएपी खाद दुगना हो गया, किसानों के सामने जो लिए यूज होने वाला डीजल महंगा हो गया, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। आज देश के सामने समस्या यह खड़ी है और हम लगातार इन समस्याओं को उठा रहे हैं। यह सरकार है, किसानों के ऊपर थार चलाने का काम करती है, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बलात्कारी होते तो 10 दिन पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान था
कि अगले चौराहे पे जाकर बुलडोजर मिलेगा, अगले चौराहे पे जा, फिर उससे अगले चौराहे पे जाकर आपको यमराज के दर्शन होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, 3 पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके ऊपर बुलडोजर तो क्या, उनके ऊपर एक हथौड़ा नहीं चलाया जाता है। किसान आंदोलन का कोई भी इम्पैक्ट या जो घटना लखीमपुर में हुई इसका कोई भी इम्पैक्ट हमने देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आया। तो आपको नहीं लगता, चलिए मैं मनोज यादव जी के पास चलता हूं एक बार। मानस जी यह नहीं माना जाएगा। देखिए, यह जो मुद्दे हैं इनका हमको इनसे चुनाव जीतना है या चुनाव में कोई असर डालना, हमको इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवाओं के न्याय होना चाहिए, महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ न्याय होना चाहिए। और इस देश में बढ़ती हुई महंगाई जो सबको प्रभावित करती है, हिंदू को भी प्रभावित करती है, मुसलमान को भी प्रभावित करती है, इस देश में अगड़े पिछड़े दलित सबको प्रभावित करती है। इन समस्याओं से निजात मिलना चाहिए और इसका निजात मिलने का एक ही साधन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन जनता मुक्त होना नहीं चाहती ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव जब भी कोई पार्टी लड़ती तो निश्चित तौर पर सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के लिए लड़ती है और उसके बाद वो जनता फैसला करती है उस पे कि उसको किधर जाना है। वो बीजेपी के साथ जाने के लिए भी स्वतंत्र है और आपके साथ भी आने के लिए स्वतंत्र है। अभी जनता ही नहीं आपको स्वीकार कर रही तो उसके लिए किसी का दूसरे पर क्या दोष है। चलिए मनोज यादव जी के पास चलते हैं। और देखिए, एक बात यह भी कि सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण एक सच्चाई है। अभी देखिए, राज्यसभा के लिए जो पैनल आया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आया या समाजवादी पार्टी से आया, उसमें भी नजर आता है ना कास्ट इक्वेशन को लेकर के किस तरीके से सभी सियासी दल बैठाते हैं। मनोज जी, अगर मैं गलत हूं तो अच्छा बताइए, आपने जया बच्चन जी को आपने टिकट दिया, आपने उनको आलोक रंजन जी को आपने टिकट दिया, रामजीलाल सिंह को टिकट दिया। इसमें मुझे लगता है कि दो जो है, जया बच्चन और आपके आलोक रंजन जी, दोनों ही अगड़ी जाति से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। तो एक कोशिश तो आप दिखा रहे हैं ना कि पीडीए का मतलब, पीडीए का आपने ए से अगड़ा ले लिया, आपने जहां आपको जरूरत पड़ती तो आप उसमें अल्पसंख्यक फिट कर देते हैं। नहीं, देखिए, ये शब्द तो हमारे खिलाफ चलेगा और हमारे खिलाफ लगातार सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन आपने जो शब्द अभी कहा कि जनता वोट नहीं देना चाहती है विपक्ष को, कैसे आपने ये बात कह दी? चंडीगढ़ मॉडल वो तो कैमरे में कैद हो गया। चंडीगढ़ मॉडल तो कैमरे में कैद हो गया ना। और हम लगातार चुनाव की प्रक्रिया पे आवाज उठा रहे हैं। कल ही समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है कि एक आदमी के 25-25 वोट है एक वोटर लिस्ट में। दरअसल में जनता तो जिताना चाहती है, लेकिन मक्कारों से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, तो वो जनता ही जिता पाएगी। बेईमानों से, डकैतों से, चोरों से, जो लोकतंत्र को चोरी करते हैं, जो लोगों के सामने चंडीगढ़ मॉडल प्रस्तुत करते हैं। अगर वो फुटेज ना आती तो क्या आप मुझसे कह सकते थे ये बात, मानस जी, की बीजेपी के बेईमानी कर रही है? आप तो कहते अरे सारे चले गए होंगे पार्षद भाई, उनका आस्था कांग्रेस में चली गई होगी, बिक गए होंगे। लेकिन आपने देखा ना कैसे रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी कैसे वोटों को खारिज कर रहा था। अब इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन एक कहावत बड़ी है कि जब देश लूट रहा था तो कौन बचा रहा था और कौन बर्बाद कर रहा था, इसका इतिहास लिखा जाएगा। और सत्ता परिवर्तन के लिए कोई पंडित जी का शुभ मुहूर्त नहीं आता है, ना किसी ज्योतिष शास्त्र में लिखा होता है। जनता अंगड़ाई लेती है और अच्छों की अंगड़ाई में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर बीजेपी इस मुगालते में है कि इस देश की जनता अंगड़ाई नहीं लेगी और विपक्ष कमजोर है, तो ये आपका भ्रम है। समाजवादी पार्टी ने सीटों का एक्वेशन बहुत बेहतर ढंग से किया है। अभी हमारे 16 सीट जो लोकसभा के प्रत्याशी गए हैं, उसमें आप देखने को मिलेगा। और आज है, इसमें आपका सवाल यही है कि इन राज्यसभा में पिछड़ा क्यों नहीं है, दलित है और अगड़ा है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले चुनाव में, अभी एमएलसी का चुनाव है 5 सीटों पे, उन पे और जितने भी हमारे चुनावी सिस्टम होंगे उसमें हम हर जगह से क्वेश्चन बैठाएंगे।
मैं कोई विरोधी नहीं कह सकता, हम किसी के विरोधी नहीं। हाँ, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों के अधिकार की डकैती इस देश में डाली जा रही है, उस पे हम सवाल उठाएंगे। किसानों की मांग नहीं पूरी की जा रही, इस पे हम सवाल उठाएंगे। और ये बात क्या बीजेपी ने कर दी कि आप बीजेपी है ना, बीजेपी ने क्या कर दिया? जब नरेंद्र मोदी जैसा पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में है और पिछड़ों के अधिकार दिन दहाड़े लूटे जा रहे हैं, सवाल तो ये चाहिए ना आप पूछोगे, राजनीतिक विश्लेषक पूछेगा, ना कोई और व्यक्ति कहेगा। क्यों? क्योंकि सत्ता से सबको डर लगता है। आप पे कोई सवाल नहीं है मेरा, लेकिन लोग सत्ता से डर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ेंगे। और आने वाले समय में इस बात को मानस जी बता दें कि समाजवादियों ने अच्छे अच्छों को पलट दिया है, आने वाले समय में हम इनको पलटेंगे 2024 में। हमारा गठबंधन मजबूत है, जो लोग चले गए उनको मुबारक, बधाई, खाओ सत्ता की मलाई खाओ, जहां मिल जाए वहां खाओ। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरे उत्तर प्रदेश किसानों के सवाल पे चलते हैं ना, एक बार रजनीकांत जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीकांत जी, आज जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान वहां पर जमा है, जिस तरीके से आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं, वहां पर कील कांटे बिछा दिए गए, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। किसानों की जो डिमांड है, क्या अभी भी आप उनका समर्थन करते हैं या आपकी विचारधारा बदल गई है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उनके साथ ठीक कर रही है? किसी के साथ जाने से कोई विचारधारा नहीं बदलती, विचारधारा वही रहती है और उसी विचारधारा पे बात होती है। गठबंधन का वो है, उसमें प्रोग्राम बनते हैं, कॉमन प्रोग्राम बनते हैं, हमारे कुछ वो होते हैं, कुछ मैटर, कुछ वो ऐसे करना पड़ता है। देखिए, लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे हैं ना, पहले तो आप खुल के विरोध करने लगते थे, जहां कुछ होता था आप विरोध करना शुरू कर देते, तुरंत बयान आता था। जरूर अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और आप शांत हैं, इसलिए पूछा सवाल। आप कैसे जान रहे हैं कि इससे बात नहीं हो रही होगी? आपको समाचार मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं, ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बात कर रहे थे। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो मेरी पीड़ा थी समाजवादी पार्टी से, मैंने आपको बताया, लेकिन इंडिया गठबंधन को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। ये किसी को तवज्जो नहीं देना। हमने कहा राजस्थान में इनसे 5 सीटों का डिमांड किया, इन्होंने मुझे 1 सीट दिया, मैंने जीता। इस तरह से आपने मध्य प्रदेश को देखा, तमाम तरह की बातें देखी। तो ये जो घमंड है, इस घमंड की वजह से भी इंडिया गठबंधन टूट रहा, इससे भी लोग मजबूर हो रहे हैं। जो कांग्रेस साथी भी बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो इससे भी दिक्कत हो रही है। हमने स्वागत किया था राहुल गांधी की यात्रा का, उस समय अखिलेश जी ने नहीं किया था, चिट्ठी से समर्थन दिया था। हम पहुंचे थे शामली में बॉर्डर पे, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमको 5 मांगा तो 2 भी नहीं दिया, 3 भी नहीं दिया। हमने वहां भी गठबंधन धर्म निभाया और बहुत अंत तक निभाया। लेकिन हमने 2022 को देखा, फिर अब देख रहा था कि अब सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से दे दिए जाएंगे, तो मेरी राजनीतिक हैसियत क्या बचेगी? इसलिए एक कदम जैन जी ने उठाया होगा और इसी बीच में सम्मान आ गया और सारी चीजें हो गई। चलिए मनीष अग्रवाल जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मनीष अग्रवाल जी, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहिए कि क्या लग रहा है कि ज्यादा जिम्मेदार कौन इस गठबंधन को टूटने को लेकर के, क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें समावेशी रूप अपना के समाजवादी पार्टी और आरएलडी वगैरह को साथ लेके चलना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी नो डाउट कांग्रेस की ही पार्टी है। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन शब्दों का कह रहे थे, चवन्नी अठन्नी जैसी पार्टियां, तो मुझे लगता है यही इस विपक्ष के गठबंधन के फेलियर का कारण है। एक वोट अहमियत है, चवन्नी अठन्नी की बात नहीं है। अगर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो आप जीते नहीं, लेकिन आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या फिर 27 में जब यूपी का चुनाव आएगा तो क्या नए सिरे से चीजें फॉर्मेशन हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्शन में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक पार्टी महत्वपूर्ण है, एक एक कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, और जो बड़ी पार्टी है उसको ही छोटों का समावेश करना होगा। क्या आरएलडी बीजेपी के साथ आई है तो बीजेपी से सीटें चर्चा को ठीक है मनीष अग्रवाल जी, चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मनीष जी। मनोज यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रजनीकांत जी आपका भी, कुंवर सिंह निषाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।